बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये तो मशहूर है कि जब भी कुछ चोरी होती है, डकैती होती है, माल लूटा जाता है, चोर ले जाते हैं, डाकू ले जाते हैं, डकैती करते हैं, गन पॉइंट पे भी लूटा जाता है, चोर ज़रा थोड़ा-सा छुप के चोरी करते हैं, तो पुलिस उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस तलाश करती रहती है, कभी मुकदमा दर्ज होता है, कभी नहीं होता, और कभी ये भी कहा जाता है कि पता नहीं ये मुद्दई जो है वो सही बात कर भी रहा है कि नहीं, पता नहीं इसका घर लूटा भी गया है या नहीं, चोरी इतनी ही हुई है, डकैती इतनी ही हुई है, ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन होता यह है कि वो एक दरखास्त लिख कर रख दी जाती है और उसको रपट कहते हैं। अगर एफआईआर दर्ज ना भी हो तो एक कच्ची दरखास्त जरूर रख ली जाती है और वो किसी ना किसी वक्त काम आ जाती है। सूरत हाल ये है कि जब भी कोई चोर चोरी करते हैं, डाकू डकैती डालते हैं, माल लेकर जाते हैं, जुल्म करते हैं, माल जब ले कर जाते हैं तो उस वक्त चोरों और डाकुओं में जब लूटे हुए माल को हराम माल पे तकसीम शुरू होती है तो वहां पे फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं। और जब चोरों और डाकुओं में बराबर माल तकसीम ना हो और बड़ा डाकू ज्यादा माल ले जाए, छोटे डाकू को पैसे ना मिले, माल ना मिले, हिस्सा ना मिले, चोरों को हिस्सा ना मिले, और जो सरदार चोर है, सरदार डाकू है, वो सब कुछ हथियाने की कोशिश करे, तो उसके बाद फिर होता यह है कि फिर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और फिर चोर आपस में फटते हैं, डाकू आपस में फटते हैं और फट कर फिर बयान करते हैं कि माल इतना लूटा गया, माल ऐसे चोरी हुई, फलां चोरी इस तरीके से की गई, फलां चोरी ऐसे की गई, फलां डाका इस तरीके से डाला गया और फलां डाका ऐसे डाला गया, माल इतना बरामद हुआ, हमने इकट्ठा किया था, इतना ज्यादा माल लूटा था, माल लूट के हमने वहां रखा था, यहां रखा था, वहां रखा था। इसलिए जनाब उसके बाद वो सब फट पड़ते हैं। जब फटते हैं तो मामला सोसाइटी को भी पता चल जाता है, मुआशरे को भी पता चल जाता है, मुद्दई को भी पता चल जाता है, जिसका माल लूटा है उसको भी पता चल जाता है, पुलिस को भी पता चल जाता है, अदालतों को भी पता चल जाता है और उसके बाद फिर वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। तो ये है सिचुएशन इस वक्त की सूरत हाल। अब आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की सूरत हाल क्या है, उस तरफ जरा देखते हैं। पाकिस्तान में जी इलेक्शन चोरी हुई, इलेक्शन पे डाका डाला गया, अवामी मैंडेट चोरी किया गया, नताइज चोरी किए गए, फॉर्म 45 को भुलाकर फॉर्म 47 लाए गए और वो भी जाली छपवाए गए, जाली दस्तखत, जाली नतीजे, सब कुछ करके अब एक जाली निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश नहीं, उस पर अमल किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को है वो मुसल्लत किया जा रहा है। आज हमने एक और तस्वीर भी देखी और वो देखी कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली के कमेटी रूम में, वहां पे वही बात, चोरी शुदा मैंडेट, चोरी शुदा माल लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे और बड़ी बड़ी तकरीरें की गई और बड़ी बड़ी महफिलें सजाई गई और माजी के किस्से सुनाए गए और हाल की नवीद सुनाई गई और कहा गया कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त है वो सारे का सारा हमारा दिया हुआ है। और ये कहा गया तो पाकिस्तान तो इस वक्त जनाब डिफॉल्ट के करीब है, पाकिस्तान पे तो अरबों डॉलर के कर्जे हैं और इसका मतलब यह है कि अरबों डॉलर के कर्जे सारा कुछ इस हालत में पहुंचाने वाले आप लोग ही हैं। ये तो आप लोग तस्लीम कर रहे हैं कि आप लोग ही हैं जो ये सारा कुछ करके गए हैं। जब ये सारा कुछ तस्लीम कर रहे हैं तो फिर आपने ये भी कहा, मियाँ साहब ने ये भी कहा कि जनाब सिचुएशन ये है कि हमें हटाने वाले मुल्क दुश्मन थे और मुल्क से गद्दारी करके गए थे और वो जज कहाँ हैं जो कि जिन्होंने हमें हटाया, हमें सजाएं सुनाई दी, जो हमें कहते थे सिसिलियन माफिया, वो जज अब कहाँ हैं। तो सूरत हाल ये है जनाब, वो जज तो इज्जत और एहतराम से अपने घरों में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब बाइज्जत तौर पे रिटायर हुए, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बाइज्जत तौर पे रिटायर हुए, और अगर पनामा बेंच की बात करें तो जस्टिस एजाज अफसल साहब बाइज्जत रिटायर हुए, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब बाइज्जत रिटायर हुए, चीफ जस्टिस गुलजार साहब बाइज्जत रिटायर हुए और एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से गन पॉइंट पे इस्तीफा लिया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और जस्टिस नकवी साहब के साथ भी यही कुछ किया गया। तो पनामा जज वाले और सारे के सारे जजेस तो माशाल्लाह से इज्जत एहतराम से अपनी सर्विसेज पूरी करके गए हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी इज्जत और एहतराम से गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और अपना कानून बचाया, आइन बचाया, वरना वो भी इस चक्की में पिसते रहते। तो लिहाजा ये बात तो जहन में रखनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि उनकी कही हुई बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। सिसिलियन माफिया जो उन्होंने कहा था, गॉड फादर की मिसाल दी थी, सिसिलियन माफिया की दी थी, तो वो बातें
ایز اٹ از وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں اور آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ واقعتاً یہ سب کچھ جو ہے سسلین مافیا کی طرح ہی چلایا جا رہا ہے، اور پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے تو وہ ویسے نہیں پہنچا، بلکہ اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ اس پر سسلین مافیا نظام پر سسلین مافیا جو ہے وہ قابض ہے، سسٹم پہ، اداروں پہ، سب پہ ایک سسلین مافیا جو ان سین ہے، جو نظر نہیں آتا وہ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتا ہے، ایک دوسرے کو بچاتا ہے اور ایک دوسرے کو راستے دیتا ہے، ایک دوسرے کو محفوظ راستے دیتا ہے، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور وہ سب کچھ یہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہے اس وقت سچویشن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مال مسروقہ جو ہے وہ برآمد ہو رہا ہے، جو مال لوٹا گیا تھا، یعنی کہ الیکشن جو لوٹا گیا، الیکشن جو چوری ہوا، فارم 45 کے تحت جیتنے والے لوگوں کو ہرایا گیا، وہ مال مسروقہ برآمد ہو رہا ہے، اور برآمد ہو رہا ہے، برآمد تب ہوا جب پھٹ پڑے آپس میں سارے کے سارے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی پہلے ایک ویڈیو آئی مصطفیٰ کمال صاحب کی، اس کے بعد اعترافی بیان بھی آ گیا، اور اس ویڈیو کے کانٹینٹ کو، اس ویڈیو کے مندرجات کو منعن تسلیم کر لیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ درست تھا، اور سارے کا سارا جو یہ چوری شدہ مال تھا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا، اس کو مان لیا انہوں نے، اور یہ بھی مان لیا کہ ایم کیو ایم کی 100% مینڈیٹ جعلی ہے، اور دوسروں کا جو وہ بتا رہے تھے 60% اور 50% جعلی ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری ویڈیو آ گئی ہے، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ، اور وہ ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی، اور انہوں نے تو یہ کہا، یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اگر ہمارا 100% ہے تو پھر ان کا یعنی کہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا تو پھر 200% سارے کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے، اور یہ سارا جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ ہی یہ سارا کچھ یہ نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ مینڈیٹ اصلی کسی کے پاس نہیں ہے، اصلی مینڈیٹ جس کے پاس ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے، اور وہ اور وہ اصلی مینڈیٹ ان کے پاس ہے جن کے پاس فارم 45 ہیں، اور ان کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس حکومت میں چلے بھی جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، گورنر کامران ٹیسوری یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو صورتحال بڑی واضح ہے جی کہ ایک ایک کر کے گواہیاں آ رہی ہیں۔ ایک اور گواہی بھی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ نثار چیمہ صاحب ہیں، اور نثار چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سچویشن اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسی ہے کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی، یعنی وہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہیں گجرانوالہ سے، وہ الیکشن جیت گئے نثار چیمہ صاحب کے مقابلے میں۔ تو نثار چیمہ صاحب کو جناب وہاں کی جو ملٹری اہلکار ہیں، فوجی اہلکار، انہوں نے ان سے رابطہ کیا نثار چیمہ صاحب سے، اور نثار چیمہ صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں اور ہم آپ کو جیت کا نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، لیکن نثار چیمہ صاحب نے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نواز کے ہیں، سینئر موسٹ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ہار کے آپ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے میں جیت جاؤں، لہٰذا انہوں نے حامد ناصر چٹھا صاحب کو فون کیا، ان کے بیٹے کی جیت کی مبارکباد دی، اپنی ہار تسلیم کی، جیسے کہ خرم دستگیر صاحب نے تسلیم کیا، جیسے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے تسلیم کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہماری تو پارٹی کا منشور ہی یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو میں کیسے ہاری ہوئی جو سیٹ ہے وہ جیت لیتا اور کسی کا حق ڈالتا اور ووٹ کی بے قدری کرتا، بے توقیری کرتا۔ کیا کہا انہوں نے نثار چیمہ صاحب نے، ذرا سن لیں۔ جو صوبائی اسمبلی کا ایک امیدوار اپنی شرط جیت جاتا ہے، یہ سائنس کیا ہے؟ کیا کہیں سے منظوری اور آشیرواد کے بعد واقعی آپ اپنی نشست واپس لے سکتے تھے؟ اور دھاندلی کی آفر جو خبر نے ابھی اس سے پہلے ابتدائی میں نے دی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ۔ میں نے تو کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں کیا، میں نے تو وہی کیا جو میری جو اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بات یہ جب میں ہار گیا، حلقے کے عوام نے میرے حق میں ووٹ نہیں دیا، اکثریت نے میرے مخالف کو ووٹ دیا، تو میں نے ظاہر ہے کہ وہ مجھے تسلیم کرنا چاہیے تھا نتیجہ۔ اور میں نے پھر یہ ہے کہ جو میرے مخالف تھے وہ جناب حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے، تو میں حامد ناصر چٹھا صاحب کو میں نے فون کر کے مبارکی دی اور یہ اپنا یہ فیصلہ تسلیم کیا۔ جو کچھ باقی آپ نے باتیں کی بالکل ایسے ہی ہوا، درست ہے، اور مجھے یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کہا گیا، پیشکش ہوتی رہی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تو میں جعلی میجک کے ساتھ جو ہے میں اسمبلی میں جاؤں۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ جب میں
जीता नहीं हूँ तो मैं किस दिल के साथ, किस मुंह के साथ और किस तरह मैं जाऊंगा। ग्रेड का बोझ दे के मैं अगर नहीं जा सकता तो मैं ये है कि जो जाली जीतने से हारना, मैं जाली जीतने से हारना आपने जो है उसको उस पर फोके दी। चीमा साहब, ये इकदार के मेवे क्या इतने फीके हो गए कि आपने आती सीट जो है वो जाने दी? और ये भी बताइएगा कि क्या पार्टी की जानब से जीत के लिए कोई दबाव तो नहीं था? क्योंकि आपके इस इतराफ से अभी भी जो आपने इतराफ किया है, इसके बाद जो है वो धांधली के उस शोर को बहुत तकवीत मिलती है, जिसकी गूंज बहुत ज्यादा है, इससे पहले भी पीटीआई की जानब से और दीगर दूसरी कुछ जमातों की जानब से। देखिए, पार्टी का नुक्ता नजर अपना हो सकता है, पार्टी लीडरशिप का अपना हो सकता है, लेकिन मैं तो देखें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि अवाम की राय को तस्लीम करना चाहिए। हमारा तो बयान ही ये रहा है ना कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ही है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। वोट को मैंने अपने हल्के में अवाम की राय का एहतराम किया। तो ये थे जनाब निसार चीमा साहब, NA-66 से ये उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और ये इलेक्शन हार गए और उन्होंने कहा कि मुझे जितवाने की पेशकश हुई जिसे मैंने ठुकरा दिया। तो ये डॉक्टर निसार चीमा साहब, तो ऐसे बाकिरदार लोग मौजूद हैं जी, और ऐसे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। वो खा नून लीग में हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, मौलाना की जमात में हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। तो सूरत हाल आगे बढ़ाते हैं और मामला को आगे लेकर चलते हैं। कुछ और खबरें भी हैं, और वो खबरें हैं जनाब, सिचुएशन इस वक्त कुछ अच्छी है और अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कुछ और रहनुमाओं को बरी कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसमें असद उमर साहब हैं, फैसल जावेद सेनेटर हैं, और उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया। और उन पे इल्ज़ाम था कि जनाब एहतजाज और तोड़फोड़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा था। एहतजाज किया गया, तोड़फोड़ की गई थी और बदअमनी फैलाई गई थी। 26 मई 2022 को थाना तरनौल में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको मालूम है कि 25 मई को जुल्म ढाया गया था। 25 मई आपको याद है, याद होना चाहिए कि 25 मई को जुल्म ढाया गया था और बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था पंजाब भर में। और 26 मई को फिर ये मुकदमा दर्ज किया गया था और झूठा मुकदमा था, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरीके से अदालत ने लिखा जी कि मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है, यानी कि वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है। और इस मुकदमे में मुल्ज़मान को सजाएं नहीं सुनाई जा सकती। लिहाजा असद उमर साहब, राजा खुर्रम शहजाद, नवाज और फैसल जावेद, आबिद हुसैन, जहीर खान, अली नवाज अवान, इन सब को बरी किया जाता है और बाइज्जत बरी किया जाता है। बरीयत के बाद जमानती मचल के भी वापस ले सकते हैं। तो ये हुआ है सिचुएशन। और इसी तरीके से एक और मामला भी हुआ है, और वो है जी 9 मई के 14 मुकदमात की अडयाला जेल में आज समात। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साहब रुखसत पर थे, इसलिए ये समात आगे न बढ़ सकी और मामला रुक गया और समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। बाकी खबर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।